पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, हमास। इसराइल जैसा एक ताकतवर देश जिसके सीमाओं पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते और जिसके आकाश को भी आयरन डोम की कवच से सुरक्षित माना जाता है। यही नहीं, जिसके खतरनाक हथियार की चर्चे सारे विश्व में है, जिसकी सिक्योरिटी की मिसालें दी जाती हैं। आज उसी इसराइल की सारी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हमास के टेररिस्ट्स इसराइल के अंदर घुस गए। आखिर क्या हुआ ऐसा कि इसराइल में ऐसी तबाही मची और क्यों इसराइल ने जंग का ऐलान किया? दोस्तों, 7 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह 6:30 बजे जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक से पूरे इसराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे और इसके कुछ ही पल बाद अचानक से हजारों की तादाद में रॉकेट्स बरसने लगे इसराइल के शहरों में। लेकिन क्यों, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलिस्तीन और इसराइल का ये वार सालों से चलता आ रहा है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे 7 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को क्यों हुआ यह हमला। इसराइल जो कि एक ज्यूइश कंट्री है और वो भी मिडिल ईस्ट के तमाम इस्लामिक और अरबिक कंट्रीज में इकलौता यहूदी देश है। और 7 अक्टूबर इसराइल का एक ऑस्पिशियस दिन था जब ज्यूइश लोग तोरा पढ़ते हैं, जो कि उनके लिए एक होली टेक्स्ट है। और उसी दिन 5000 रॉकेट्स के साथ हमास ने इसराइल पर हमला किया। यह हमास कौन है और क्यों मैंने इसे टेररिस्ट बताया, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसराइल के पास दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से किसी भी मिसाइल या रॉकेट को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसराइल की इसी आधुनिक टेक्निक के बारे में हमास भी अनजान नहीं है। इसलिए इस आधुनिक आयरन डोम को फेल करने के लिए 20 मिनट में हमास ने 5000 रॉकेट्स बरसा दिए और इस भयानक हमले की वजह से हजारों की संख्या में इजरायली लोगों की जानें गई या फिर घायल हुए। सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं, पैराशूट से इसराइल में घुसकर हमास के टेररिस्ट ने इसराइल के आम नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। महिलाओं का रेप किया गया, सारे रास्तों में नंगा घुमाया गया उनको, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को तो गाड़ियों में उठाकर अपने साथ ले गए। हमले के कुछ ही घंटों में हमास ने ऐसी दहशत फैलाई जैसी दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। हमास का ये लीडर मोहम्मद दीफ, जिन्होंने पूरे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इस सडन अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म बताया। अब बात करते हैं ये हमास ग्रुप एक्चुअली में है क्या। ये एक टेररिस्ट संगठन है जो कि फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप से अपना यह आतंकी गिरोह चलाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन और इसराइल में जंग क्यों हो रही है, दोष किसका है, क्या इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? चलिए आगे वीडियो में इस सारी चीजों को समझते हैं। इस मैप को देखिए एक बार। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मिडिल ईस्ट में है, जिनके नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में है जॉर्डन, साउथ में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। बेसिकली देखा जाए तो ये लॉक्ड लैंड है। इस मैप को अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो ये बीच में इसराइल का देश है और फिलिस्तीन की जो लैंड है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक और दूसरी है गाजा स्ट्रिप, जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट से अपना बॉर्डर शेयर करती है। गाजा पट्टी जो कि इस पूरे युद्ध की केंद्र भूमि है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में है जेरूसलम, जो कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों का कैपिटल है, लेकिन इसका कंट्रोल यूएन के पास में है क्योंकि जेरूसलम एक होली लैंड भी है और वो भी क्रिश्चियन, इस्लाम और ज्यूइश, इन तीनों रिलीजन्स के लिए। और सारा जो विवाद है वो इसी जगह को लेकर है। इसीलिए जब ब्रिटिश ने फिलिस्तीन देश का बंटवारा किया तभी ये जेरूसलम को यूनाइटेड नेशंस के हाथ में दे दिया गया। आगे का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए जान लेते हैं कि वेस्ट बैंक से कोई भी आतंकी हमला क्यों नहीं होता। इस साइड मतलब वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनियन टेरिटरी के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे जगहों पे इसराइल का कंट्रोल है या फिर बोले तो थोड़ा एडजस्टमेंट है। वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच ये नेगोशिएशन को इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस और कई और देशों के द्वारा। और यहाँ पर एक मजे की बात यह है दोस्तों, ये देश जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इस देश को चलाने वाला लीडर एक नहीं 2 है। मतलब वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनियन टेरिटरी है उसे रूल करने वाला अथॉरिटी या फिर जो लीडर है वह फतह के कंट्रोल में है, जो कि वेस्ट बैंक की एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी ओर गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज है। हमास और फतह के बीच अलग से एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, उसके बारे में कभी और बताएंगे। अब बात करते हैं हमास के बारे में, जो कि एक एक्सट्रीम फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमास को पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि ईरान, कतर, इजिप्ट, चाइना, नॉर्वे और भी कुछ सारे देश। अगर आप हमास के इस हमले की एग्जैक्ट कारण पूछेंगे तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हमास के लीडर मोहम्मद अल दिफ का कहना यह है
कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किए। अगर स्पेसिफिकली बताया जाए तो ये रिवेंज है अल अक्सा मस्जिद पे जो हुआ था उसका। एक्चुअली ये पूरा मुद्दा है जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद को लेकर, जहां इसराइल की मिलिट्री ने घुस के कई सारे फिलिस्तीन के नागरिकों को मारा था। कहा जाता है कि पहले फिलिस्तीन के लोगों ने इसराइल के मिलिट्री के ऊपर पत्थरबाजी की थी, तो काउंटर अटैक में बहुत सारे फिलिस्तीन लोगों की जाने गई और इसी का बदला लेने के लिए 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से हमला करवाया। अब इसके जवाब में इसराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल ने जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया और अभी गाजा की हालत कुछ इस तरह है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब गाजा से टेररिज्म को पूरा साफ कर दिया जाएगा। इसराइल नेवी, एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्स के साथ साथ ड्रोन स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी है गाजा पे। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर के साफ ऑर्डर के तहत गाजा में बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई है। लेकिन फिर भी एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसराइल की सबसे ताकतवर एजेंसी मोसाद को इस वॉर की भनक कैसे नहीं हुई। कहा जाता है दुनिया का वन ऑफ द एडवांस्ड एंड पावरफुल इंटेलिजेंट एजेंसी है मोसाद। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पावरफुल एजेंसी होते हुए भी कि उन्हें ये कैसे पता नहीं चला कि हजारों की तादाद पर रॉकेट फायरिंग होने वाली है इसराइल के ऊपर। ताज्जुब की बात तो ये है कि गाजा और इसराइल के बॉर्डर पर जो फेंसिंग लगी हुई है वहाँ पर मॉडर्न कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं और लगातार आर्मी पेट्रोल्स होते हैं। फिर भी ये कैसे फेल हो गए इतने बड़े हमले को डिटेक्ट करने में। इसके ऊपर एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमास को इतने सारे वेपन्स के सप्लाई कौन करता है? इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कहाँ से मिलती है? हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान और ईरान एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्री है। वही हमास को फंडिंग और वेपन्स की सप्लाई करते हैं। लेकिन अब इसराइल के इस रूप को देखकर लग रहा है कि हमास का हमेशा के लिए द एंड होने वाला है, क्योंकि ना ही बस इलेक्ट्रिसिटी बल्कि फूड, वाटर जैसे इंपॉर्टेंट चीजों की भी सप्लाई बंद कर दी गई है गाजा में। हमास के अचानक हमले की वजह से इसराइल नागरिकों के साथ साथ बहुत सारे फॉरेनर्स की भी जाने गई। उनमें से 10 नेपाली स्टूडेंट्स भी थे जो उस हमले में मारे गए। इसलिए भारत सरकार अपने नागरिकों को सही सलामत वापस लाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है। ऑपरेशन अजय के नाम से स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स की मदद से इंडियन सिटीजन्स को वहां से सेफली भारत लाया जाएगा। अब जो हालत है इसराइल और फिलिस्तीन की कि ये वॉर अब लंबा चलेगा। बस उम्मीद यही है कि कोई भी मिडिल ईस्ट का देश फिलिस्तीन या हमास के सपोर्ट में वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाएगी। ज्यूज जो कि सदियों से रिफ्यूजी की तरह यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे और वहां से जान बचा के फिलिस्तीन में माइग्रेट हुए बाय द ब्रिटिश एम्पायर, वो आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं। ज्यूज का बस एक ही मकसद था, अपना खुद का देश, खुद का लैंड बनाना ताकि अपने अस्तित्व को बचा सकें। 1948 में माइग्रेट होने के बाद धीरे धीरे वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते गए और फिलिस्तीन को अपने ही देश में रिफ्यूजीज बना दिया। इसलिए मैंने शुरू से ही कहा है कि एक की लड़ाई जमीन के लिए है और एक की लड़ाई अस्तित्व के लिए। देखा जाए तो फिलिस्तीन की जो कॉज है, जो रीजन है, वो ऑब्वियसली जस्टिफाइड है, फुल सपोर्ट डिजर्व करती है, लेकिन टेररिज्म को सपोर्ट करके नहीं। आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में हमें बताएं, लेकिन प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। धन्यवाद।